चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज भी हमें वही क्वेश्चंस करने हैं। बट आज ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक 1 मार्क्स के। पहले ये सब 1 मार्क्स में सब्जेक्टिव में आता था। अब क्या हो गया, ये 1 मार्क्स के अगर बनेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिर 2 क्वेश्चन बना देंगे एक साथ 2 मार्क्स के अंदर। तो क्वेश्चन जो है मोस्टली 1 वर्ड 1 लाइन आंसर है। बस आपको सोचना है और आंसर करना है। पूरे चैप्टर में 2 ही लॉजिक हैं जो चल रहे हैं, आज भी वही यूज करेंगे। एक टर्म आती है इंटेंसिटी और एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं, नंबर ऑफ फोटोन और करंट, ये तीनों चीज बदल सकती हैं। मतलब इंटेंसिटी चेंज करोगे तो फोटोन चेंज होंगे, फोटोन चेंज होंगे तो इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, और उससे क्या होगा, करंट चेंज होगी। जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो क्या होगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज होगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट बार बार आएगा आपके पास। और उसके अलावा एक पार्ट ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अफेक्ट ऑन इंटेंसिटी ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड कैथोड प्लेट। कैथोड प्लेट कौन सी प्लेट होती है, जिस प्लेट पे फोटॉन्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड प्लेट। ठीक है, तो मान लिया मेरे पास एक सोर्स है ये, और इस सोर्स से बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं। फोटॉन्स हर डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो ये फोटॉन्स की ट्रैजेक्टरी है, सीधे जा रहे हैं फोटॉन, लेट्स से। और मेरे पास एक मेटल प्लेट है, मेरे पास ये इतनी सी एक मेटल प्लेट है ये। जब ये मेटल प्लेट पास थी तो 1 2 3 4 फोटोन इस प्लेट पे आ रहे हैं। ठीक है, जब मैं इस मेटल प्लेट को दूर ले गया थोड़ा सा, तो मान लो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, हम यहाँ कितने आ रहे हैं, 3, और दूर ले गया तो क्या हुआ, कम हो गए। तो अगर आप जो सोर्स है और जहां पे प्लेट है उनके बीच में आप डिस्टेंस बढ़ाते हो, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, या इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो दूर जाने से जो इंटेंसिटी है उस पे क्या चेंज आ रहा है, अगर हम सोर्स से दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम होने का मतलब है वही जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। तो एक तरीके से जब मैं सोर्स और जो प्लेट है उसके बीच में डिस्टेंस चेंज करता हूं, तो उनके बीच में डिस्टेंस चेंज करने से इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो इस क्वेश्चन में अब क्या क्या पूछ सकता है आपसे, वो बोलेगा सोर्स और ये जो प्लेट है, मेटालिक प्लेट, इसके बीच में डिस्टेंस चेंज कर दी, और डिस्टेंस चेंज करने से करंट पे, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन सब पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हम डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड प्लेट, मेटालिक प्लेट इज इंक्रीज्ड, अगर उसको मैंने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो इंटेंसिटी है, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर दिया। और अगर इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी तो इंटेंसिटी कम होने से क्या होगा, इंटेंसिटी कम होने से जो करंट की वैल्यू है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, करंट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम। इंप्लाइज जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या रहेगा, सेम। अब यही हमारे पास 4 5 क्वेश्चन है, यही हमारे पास 1 मार्क्स में 4 5 क्वेश्चन है कि डिस्टेंस चेंज करने से इन सब पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट होगा। अगर करंट की बात करेगा, इंटेंसिटी की बात करेगा, फोटॉन्स की बात करेगा, तो ये अप्रोच यूज करेंगे। अगर बात करता है क्योंकि इंटेंसिटी ही चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी मतलब तो नहीं बदल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये लॉजिक आपको यूज करना है जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो अब यहां से देखो, पहला क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड मेटल प्लेट इज हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो डिस्टेंस हाफ करने से क्या होगा, अगर सोर्स जो था और जो मेटल प्लेट है इसके बीच में डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस हाफ कर दोगे तो इंटेंसिटी क्या होगा,
डिस्टेंस हाफ करने से जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। डिस्टेंस चेंज करने से जो नंबर ऑफ फोटोन इस प्लेट पे आएंगे उस पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेट्स वाला जो नंबर ऑफ फोटोन पे फर्क पड़ेगा तो इंटेंसिटी बदलेगी, करंट बदलेगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है डायरेक्टली, और 1 मार्क्स का आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। A source of light is placed at a distance of 50 centimeter from a photocell and cutoff potential is found to be V naught. Initially जो cutoff potential है वो V naught है, ठीक है। और बोल रहा है अगर डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड फोटोसेल इज मेड 25 सेंटीमीटर। लाइट सोर्स एंड फोटोसेल, फोटोसेल मतलब जहां पे फोटोन जिसके ऊपर आएंगे वो हमारे पास फोटोसेल है, उसके बीच में डिस्टेंस 25 कर दी, 50 से 25 कर दी। तो सोर्स और जो मेटालिक प्लेट थी उसके बीच में डिस्टेंस फिर से हाफ कर दी। डिस्टेंस हाफ करने से क्या होता है, डिस्टेंस चेंज करने से इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है। जब इंटेंसिटी चेंज होगी तो क्या बदलेगा, करंट बदलेगी, लेकिन क्या उससे काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, नहीं बदलेगी। जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम है। डिस्टेंस हाफ करोगे तो इंटेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज। इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम। तो क्या मैं यहां भी लिख सकता हूं कि डिस्टेंस हाफ करने से, अगर मैं डिस्टेंस को हाफ करता हूं तो यहां से जो इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उससे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, सेम। जब तक काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ईवी नॉट। जब तक काइनेटिक एनर्जी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। यही हमने जो सेकंड ग्राफ था वहां भी डिस्कस किया था, ठीक है। समझ में आया। एक ही क्वेश्चन को वो अलग अलग तरीके से पूछेगा आपसे, आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है उससे पहले क्या है, सेम चीज फिर डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की, अगर हम वो देखें कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अब वो क्वेश्चन बोलेगा कि वर्क फंक्शन में फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं और उससे काइनेटिक एनर्जी में, करंट में क्या अफेक्ट होगा। लाइक ये जो वर्क फंक्शन है डब्ल्यू नॉट, कोई बोले अगर हम समहाउ वर्क फंक्शन को इंक्रीज कर दें तो वर्क फंक्शन के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। अगर वर्क फंक्शन बढ़ेगा, मतलब इसको सेम रखा है फ्रीक्वेंसी को, लेकिन वर्क फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, वर्क फंक्शन इंक्रीज करेगा तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है। नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी तो जो डिफरेंस है एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट पॉजिटिव में, वो क्या आएगा, कम हो जाएगा। इसके बढ़ने से जो डिफरेंस है वो मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंस कम हो रहा है। डिफरेंस कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो काइनेटिक मतलब वर्क फंक्शन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो क्या मैं लिख सकता हूं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन वर्क फंक्शन के बढ़ने से क्या करंट पे अफेक्ट आएगा। करंट किस पर डिपेंड करती है, करंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर। तो वर्क फंक्शन आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो है एच न्यू नॉट और एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली है और वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के साथ क्या है, इनवर्सली है। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ज्यादा। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या आएगी, कम आएगी। एक का डायरेक्टली है और एक का इनवर्सली है। तो ये सब आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर के अंदर। की फ्रीक्वेंसी है 2 दे दी आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। 2 वर्क फंक्शन दे दिया आपको, आपसे पूछ रहा है किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब ये सब सब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क के अंदर। एक ये पार्ट है, ये भी बार बार आएगा
कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा। अगर आप देखो यहाँ पे, एक तो पार्ट ये हो गया, दूसरा मुझे भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इन्हीं चीजों का यूज करके अब मेरे पास आगे 4-5 क्वेश्चन और हैं, आसान आसान से हैं सारे, ये आप खुद आंसर कर दोगे। बताओ इसका आंसर, बताओ क्या आएगा। दो मेटल्स हैं ए और बी, वर्क फंक्शन ए का जो है वो है 2 eV, और वर्क फंक्शन जो है बी का वो है 4 eV। बोला है विच मेटल हैज अ लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों लिख देते हैं। चलो, किसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कम है, तो वही पता है ना डायरेक्टली कि वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है डायरेक्टली, कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के साथ क्या होता है, इनवर्सली। तो इसका ज्यादा है तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ज्यादा आएगी किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए से। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ज्यादा। कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये इनवर्स है तो यहां से क्या बनेगा कि जो लैम्डा नोट आएगा किसका, बी का, वो कम आएगा ज्यादा आएगा, कम आएगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो आएगी किसकी, बी की, वो क्या आएगी, ए से कम आएगी। ये सब क्वेश्चन बोर्ड के हैं ये, ठीक है, जिसको हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी या जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है और जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनका यूज करके आंसर करना है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं इसका आंसर। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन विल बी मोर अफेक्टिव फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक। मतलब जिंक सरफेस से कौन सी रेडिएशन जो है वो ज्यादा अफेक्टिव होगी। अब क्वेश्चन में पहले में ये पता होना चाहिए कि ज्यादा अफेक्टिव का मतलब क्या है। ठीक है, किस चीज के लिए, फोटो एमिशन के लिए। फोटो एमिशन में ज्यादा इफेक्टिव का दो मतलब हो सकते हैं, या तो ज्यादा करंट मिले, ठीक है, या फिर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिले, दो पॉसिबिलिटी हैं। अब इसने अलग अलग रेडिएशन दी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में इंटेंसिटी की बात नहीं की गई है, तो हमें इंटेंसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर करंट के लिए आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि करंट के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटेंसिटी। यहां बात ही नहीं कर रहा इंटेंसिटी की, यहां बात कर रहा है वेव्स की अलग अलग। अब माइक्रो, इंफ्रा और यूवी के बारे में मुझे एक चीज पता है कि तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी रे ज्यादा है किससे, फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर, और फिर वो किससे ज्यादा है, माइक्रो से, ये पता है मुझे। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब जिंक की बात कर रहा है तो वर्क फंक्शन फिक्स हो गया, तो अगर वर्क फंक्शन फिक्स हो गया तो काइनेटिक एनर्जी अब किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर काइनेटिक एनर्जी जो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा आएगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए, यूवी के लिए ज्यादा है किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी, आईआर रेज, और वो ज्यादा है किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर, अगला क्या है, माइक्रो। तो पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2-3 दे देंगे आपको फ्रीक्वेंसी, आपसे पूछेगा किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसमें हाईएस्ट होगी, किसमें लोएस्ट होगी। और अगर यहां पूछ रहा है कि मोर अफेक्टिव, किसमें ज्यादा अफेक्टिव होगा, तो जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा वो अफेक्टिव होगा। तो कौन सा अफेक्टिव होगा, तो मोस्ट अफेक्टिव यहां पे जो आएगा, मोस्ट अफेक्टिव रेडिएशन, मोस्ट अफेक्टिव रेडिएशन जो आएगी वो कौन सी आएगी, यूवी रेज आएगी। और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने तब भी डिस्कस किया था, उन्होंने भी यूवी रे यूज की थी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव है। गिवन उसके लिए यूवी रेज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ज्यादा इफेक्टिव आते हैं यूवी रे। क्लियर है, तो अब यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आगे पीछे किसकी। अब इसी क्वेश्चन में पूछता कि तीनों में से किस में करंट ज्यादा आएगी। अगर इस क्वेश्चन में पूछता तीनों में से किस में करंट ज्यादा आएगी, तो मैं बोलता कि हम आंसर नहीं कर सकते। आंसर करने के लिए करंट का हमें चाहिए उनकी इंटेंसिटी कितनी है।
मैं फ्रीक्वेंसी के बेस पे ये आंसर नहीं कर सकता कि कौन करंट ज्यादा देगा कौन करंट कम देगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंटेंसिटी चाहिए होगी, तब आप आंसर कर पाओगे। क्लियर है इतना? ठीक है, कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ये है आपको मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूं अप्रोच करना सिखा रहा हूं। हो सकता है और होगा भी ऐसा कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम मतलब बहुत नहीं आएंगे सेम कंसेप्चुअल क्वेश्चन या वैसे सेम नहीं आएंगे, पर अप्रोच वही है ना। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से कुछ भी पूछे आगे पीछे हम सब आंसर कर सकते हैं। हम भी कोई नया नहीं यूज कर रहे हैं, जो फॉर्मूला है बस वही यूज कर रहे हैं, एक दो रिलेशन है। अब हाउ डज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड वेरी विद द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल? देखो वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, अगर वर्क फंक्शन इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बस खत्म। कि वर्क फंक्शन नेगेटिव में है ना, अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर वर्क फंक्शन कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। बट समहाउ अगर चेंज होगा तो वर्क फंक्शन बदलने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बदलेगी, ठीक है। दो बीम है, एक रेड लाइट और एक ब्लू लाइट। अब रेड लाइट और ब्लू लाइट के बारे में अगर आगे क्वेश्चन ना पढ़े तो हमें क्या पता है, रेड लाइट में और ब्लू लाइट के बारे में मैं इस कलर का यूज करके मैं क्या बता सकता हूं, इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, क्या पता है मुझे, वेवलेंथ पता है। किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है किससे, ब्लू कलर से ज्यादा है, ठीक है। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या आएगी, वेवलेंथ ज्यादा या कम होने से मतलब क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, अगर हम फोटोन की बात करेंगे तो, ठीक है। तो दो फोटोन अगर आएंगे अलग अलग कलर के तो उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, ठीक है। ऑफ सेम इंटेंसिटी, क्या सेम है, इंटेंसिटी सेम है। दे आर इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस और टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द टू बीम एमिट इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, क्या आएगा। न्यू ज्यादा होगा तो रेड कलर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कम आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ब्लू कलर के लिए वो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो कलर के हिसाब से भी ऐसा एक क्वेश्चन और है, वो मैंने कराया नहीं है, वो तुम करना, ठीक है। उसमें भी आपको दे रखा है कि जैसे उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि एक विबग्योर है, बोला ग्रीन कलर से फोटो एमिशन जो है वो होता है, ठीक है, ग्रीन कलर से होता है और काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो आ रही है। ग्रीन से फोटो एमिशन हुआ और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो का क्या मतलब है, अगर हम देखें फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था एच कॉमन लेने के बाद न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब जो गिवन फ्रीक्वेंसी थी दैट इज इक्वल टू दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बोला ग्रीन पे फोटो एमिशन तो हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। तो बोला बताओ अगर मैं ग्रीन को एक बार येलो से रिप्लेस करूं और एक बार ब्लू से रिप्लेस करूं तो किस में एमिशन होगा किस में नहीं होगा। ग्रीन से बोला है फोटो एमिशन हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी। इसके बाद बोला है येलो और ब्लू में किससे होगा, अगर ब्लू ग्रीन कलर पे फोटो एमिशन हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब जो ग्रीन वाली फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड से कम तो नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, ज्यादा पे होगा। और इधर जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती है और इधर जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो क्या होगा फिर कॉरेस्पॉन्डिंग, फ्रीक्वेंसी बदलने से ये ज्यादा है वो कम है तो यहां नहीं होगा और यहाँ पे होगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी है, कलर बदल सकते हैं तुमसे कुछ भी, तो ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, अगर जो जो कंसेप्चुअल लेवल है वो सब यही है। आगे देखो, अच्छा ये तो कराई दिया मैंने, आई थोड़ा मैंने डाला नहीं है, ये आप कर लोगे आप खुद से।
बोला इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम फोटोसेंसिटिव सरफेस व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय ग्रीन लाइट, बट इलेक्ट्रॉन एमिशन डज नॉट टेक प्लेस बाय येलो लाइट। ग्रीन से हो रहा है और येलो से नहीं हो रहा। तो विबग्योर के अंदर इसने क्या बोला, ग्रीन से होता है, येलो से नहीं होता। तो अगर येलो से नहीं होता तो अब इससे तो कहीं भी नहीं होगा। जब येलो से नहीं हो रहा तो क्या ऑरेंज रेड से होगा? होगा ही नहीं, इधर हो सकता है। एंड will the electron be emitted by when the surface is illuminated by red light and blue light? तो रेड से होगा? नहीं। ब्लू से होगा? यस। तो रेड कलर नहीं देगा, ब्लू कलर देगा। क्यों? यहां फ्रीक्वेंसी क्या होगी? थ्रेशोल्ड से ज्यादा। यहां फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड से। ठीक है ना? क्लियर है? ओके। आगे UV light is incident onto photosensitive material having work function W1 and W2। यहां वर्क फंक्शन ने यूज किया W, ठीक है, और W1 ज्यादा है W2 से। इन विच केस विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बी ग्रेटर? हमने कर लिया क्वेश्चन ऑलरेडी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? या दो अलग अलग मेटल में जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वर्क डन 1 जो है वो ज्यादा है 2 से। अगर 1 ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 क्या आएगी? कम आएगी। किससे? 2 से। बस ये एक्सप्लेनेशन है। इतना ही लिखना है आपको। इसको अब 4 लाइन में लिखो, 1 लाइन में लिखो, सफिशिएंट है वो। ठीक है, घूम फिर के वही दो ही वर्ड है, इंटेंसिटी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब यही हैं, पूरा चैप्टर इसी पे ही है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज का फर्क पड़ जाता है। इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, वी गो ऑन इंक्रीजिंग, कब तक बोला ही नहीं है, ठीक है। और बोला है व्हाट चेंजेस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या अफेक्ट होगा अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाते जाएंगे। तो पहले मुझे पता होना चाहिए क्या मैं वेवलेंथ को रिलेट कर सकता हूं इन फॉर्मुलों से। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था, जो सबसे बेसिक था फॉर्मूला, वही है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। बट ये फ्रीक्वेंसी में, मुझे किस में चाहिए? वेवलेंथ में। तुमने वो भी लिखा हुआ है, तो वो आता है कॉमन लेके HC, यहां से 1 बाय लैम्डा और यहां से 1 बाय लैम्डा नॉट। एक 1 बाय लैम्डा और एक आता है 1 बाय लैम्डा नॉट, ये आता है। तो हमने सीखा था कि जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो लैम्डा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, कि वेवलेंथ इतनी या इससे कम होनी चाहिए। अगर वेवलेंथ उससे ज्यादा हो गई तो क्या होगा? फोटो एमिशन रुक जाएगा, क्योंकि वो जब बराबर होंगे तो क्या होगा? अगर दोनों बराबर हो गए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। तो मतलब वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है। तो मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। वैसे अगर हम यहां से देखें, देखो अगर लैम्डा बढ़ता है, सोचो लैम्डा बढ़ने से फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा? कम होगी, है ना? क्या होगी? कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी, है ना? क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। लैम्डा बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो हम एक पार्ट कर सकते हैं कि व्हेन लैम्डा, व्हेन लैम्डा इंक्रीजेस तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? डिक्रीजेस। कब तक? टिल इट बिकम्स इक्वल टू 0। कब? व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, ठीक है। एंड व्हेन लैम्डा बिकम्स मोर देन लैम्डा नॉट क्या होगा? फोटो एमिशन होगा? नहीं होगा? नहीं होगा। फोटो एमिशन स्टॉप्स। लैम्डा से कम पे तो होगा, पर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है।
तो अगर मुझे ये आंसर करना है कि एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, तो हमने आंसर कर दिया। अब अगला पार्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बात पे डिपेंड करते हैं? किस पे? इंटेंसिटी पे। तो क्या मैंने चेंज किया इंटेंसिटी? नहीं। ठीक। तो अब सेकंड पार्ट में लिखेंगे एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स अपॉन, वैसे नंबर ऑफ फोटोन, और वो किस पे करते हैं? इंटेंसिटी पे। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटेंसिटी। अब हमें गिवन है इंटेंसिटी क्या है? अरे यार क्या स्पेलिंग लिख दी है। इंटेंसिटी क्या है? ओहो, तो स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही। इंटेंसिटी क्वेश्चन में गिवन क्या है? दे रखी है, सिर्फ लैम्डा चेंज करा ना, तो इंटेंसिटी सेम है। तो अगर इंटेंसिटी सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जो भी आएंगे वो भी क्या आएंगे? सेम आएंगे। वही आंसर है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी। कोई भी क्वेश्चन हो उसी से आपको रिलेट करना है और सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक है। तो अगर लैम्डा बढ़ता रहेगा तो लैम्डा बढ़ने से शुरुआत में तो क्या होगा? लैम्डा बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब लैम्डा लैम्डा उनके बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी जीरो। उससे ज्यादा बढ़ा दोगे तो फोटो एमिशन रुक जाएगा। एक ये क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन अ मेटल सरफेस इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी डबल्ड। पूछ रहा है कि डबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डबल करने से क्वेश्चन पूछ रहा है क्या काइनेटिक एनर्जी डबल होगी या नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी को डबल करने से क्या काइनेटिक एनर्जी डबल होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो, हमें तो ये पता है, जो मैंने अभी फॉर्मूला देखा था वैसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यहां से दिख तो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होता है जब वर्क फंक्शन नहीं होता। ये तो है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो अलग, फ्रीक्वेंसी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल होगी या नहीं होगी। तो तीन पॉसिबिलिटी क्या है? तो डबल हो सकती है, या डबल से ज्यादा, या डबल से थोड़ी कम। ठीक है, तो हमें चेक करना है क्या आंसर होगा। अभी क्वेश्चन मेंस का भी है, ठीक है, और ये एग्जाम्पलर में है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल होगी या नहीं होगी, हमें वो चेक करना है। ठीक, तो हमने इसके लिए यही इक्वेशन यूज की। तो पहले मतलब जब फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी। तो पहले मैंने यूज किया काइनेटिक एनर्जी है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैंने मान लिया काइनेटिक एनर्जी डैश, डबल वाली। ठीक है, और जहां फ्रीक्वेंसी थी न्यू वो डबल कर रहा है तो न्यू को मैंने क्या लिख दिया? टू न्यू, और टू आगे रख दिया तो क्या बच गया? वो टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करना है आंसर करने के लिए कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो अब मान लो मैंने यहां से निकाली वैल्यू एच न्यू की, क्योंकि मुझे न्यू डालना है एच न्यू। तो क्या आएगा यहाँ से? एच न्यू काइनेटिक एनर्जी प्लस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी डैश, ये आएगी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन और माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी डैश कितना आ रहा है? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्वाइस ऑफ वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन। एक कट गया तो काइनेटिक एनर्जी डैश कितनी आ रही है? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। देखो डैश क्या आ रही है? डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू। वर्क फंक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो डबल हो गई काइनेटिक एनर्जी, और क्या हो गया? प्लस सम वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या है? हम यहां से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो डैश है वो क्या है? बड़ी है किससे? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या डबल होगी? नहीं, इट विल बी मोर देन डबल, डबल से ज्यादा होगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं? डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल से ज्यादा आती है, डबल नहीं आती। एक कॉमन जो मिस्टेक है यहाँ पे, बच्चों को ये ध्यान रहता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है? डायरेक्टली है।
तो अगर ये डबल कर दिया तो डबल ही होगा, पर डबल गलत आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप गलत कर सकते हो क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन रिड्यूस करना पड़ेगा आपको पूरा। डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस का वर्क फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है? कर दें, पलट दें इसको। और देखो, चलो ठीक है। अब ये अगला पार्ट है, 3 क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, तीनों सेम क्वेश्चन है, मैं 2 कराऊंगा 3 में से। क्वेश्चन आता है कि आपको एक वो देंगे लाइट, और लाइट एक सरफेस पे होती है इंसिडेंट। ठीक है, जब लाइट एक सरफेस पे आती है तो हमें टोटल पावर, टोटल एनर्जी देते हैं कि इस सरफेस पे 1 सेकंड में इतनी एनर्जी आ रही है। ठीक है, बट उतनी एनर्जी आने के लिए कितने फोटोन चाहिए वो हमें निकालना होता है। जैसे कोई बोले आपको, लेट से कोई बोले कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक फोटोन है, उसकी एनर्जी है 2 eV। एक फोटोन की एनर्जी है 2 eV, और मुझे एक सरफेस है, इस सरफेस पे पर सेकंड मुझे एनर्जी मिलती है 100 eV। 1 सेकंड पे यहां पे मैं जो एनर्जी मेजर कर पा रहा हूं वो 100 eV है। तो क्वेश्चन बोला कि बताओ कितने फोटोन आ रहे हैं। क्या आएंगे? 50 आएंगे, कॉमन है, 6 क्लास से पढ़ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन हम, पर नाम बदल गया, पर लॉजिक वही है। 50 कैसे निकाला आपने? डिवाइड करके। अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, तो मुझे ऊपर क्या चाहिए? टोटल एनर्जी, और नीचे क्या चाहिए? एक फोटोन की एनर्जी, यही चाहिए ना। तो अगर हमें ये निकालना होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, कोई भी क्वेश्चन हो, और निकालना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी आ रही है। इसी का एक नाम और होता है क्या? एनर्जी पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? पावर। तो ऊपर पावर चाहिए और नीचे क्या चाहिए? नीचे क्या चाहिए? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया कि अगर मुझे फोटॉन्स निकालने हैं पर सेकंड, तो ऊपर आएगी टोटल एनर्जी और नीचे क्या आएगी? 1 फोटॉन की एनर्जी। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला का तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, बेसिक सा 6 क्लास का कंसेप्ट है ये। तो क्या आएगा? अब देखो इस क्वेश्चन में मोनोक्रोमेटिक लाइट है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 6 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्स में दे रखा है। इज प्रोड्यूस बाय लेजर, द पावर एमिटेड, जो टोटल पावर उसको मिल रही है वो ये है। पावर मतलब उस सरफेस पे, गिवन सरफेस पे इतनी टोटल एनर्जी हमें मिल रही है, और इतनी फ्रीक्वेंसी है एक फोटोन की। और क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है पहला, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम। हर एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है, तो 2 सेपरेट क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट में मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है, क्या होगी वो? एच न्यू 6.6 -34, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 6 और 10 इस पावर 14, मल्टीप्लाई कर लोगे इसको तो क्या आएगा? 36 6 3 36 और 3 39 पॉइंट, और 10 की पावर -20, 1 पॉइंट आगे ले गए तो 3.96, और 10 की पावर -19 एनर्जी है जूल में। अब आपको डाउट आएगा कि हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे तो उनमें तो हमने एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली थी, तो यहाँ पे मैंने जूल में क्यों निकाली है? क्योंकि जब भी मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने होंगे, जो मुझे टोटल एनर्जी है वो जूल में ही गिवन होगी। अब वॉट का मतलब क्या है? जूल पर सेकंड, तो ये जूल में है, तो अगर ऊपर जूल है तो नीचे भी किस में चाहिए? जूल में चाहिए। तो साइंस मतलब यूनिट सेम हो, इसलिए हम क्या करते हैं? दोनों को जूल में ही रखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको जूल में ही सॉल्व करना है, जूल में सॉल्व करना बेटर है। हालांकि अगर आपको ईवी में दे रखा है, ठीक है, कि ये भी ईवी में है और वो भी ईवी में आ गया, तो फिर बेटर है, फिर ईवी में निकाल लेना। वो आपको मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी उसके अप्रोच, मतलब उसके हिसाब से अप्रोच करना आपको। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब अगर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड,
तो क्या आएंगे वो, ऊपर है पावर, कितनी है पावर 2 10⁻³ और एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आ रही है 3.96 और 10⁻−19। दो से कटेगा ये, एक, दो निम 18 16 और ये आएगा 1/1.98 और 10⁻−19 ऊपर क्या हो गया +19, 19 में 3 का कितना आएगा 16। ठीक है, राउंड ऑफ करोगे अप्रोक्सीमेटली ये 2 ही होगा ये, है ना, तो 1/2 कितना आएगा 0.5 और ज़्यादा करोगे तो 0.49 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 0.49 0.48 और इंटू 10⁻16 16 क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड यहाँ पे आते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन है ये, जो अगला क्वेश्चन है इसी के जैसा ही, वो सेम है, वो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, वो आप देखो पढ़ के, ये शायद मैं डाला भी ना हो सकता है। तो जिसमें आपको डायरेक्ट पावर गिवन है और जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन थी, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कुछ भी दे सकता है, पर आपको हमेशा निकालना किस में है, जूल में ही निकालना है आपको। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा मैंने दिया नहीं है, ये तो कराना ही पड़ेगा, मैं ये पढ़ो क्वेश्चन। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालने हैं और पावर कितनी है 25 वोट, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट और वेवलेंथ कितनी है 6600। तो पहला पार्ट है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालो। ठीक है, तो आगे बिना पढ़े पहले हम बात करते हैं कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं बाद में। तो पहला पार्ट जो है वो है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटोन आते हैं। तो क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा पावर या एनर्जी पर यूनिट टाइम और नीचे क्या आएगा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। हर एक फोटोन की कितनी एनर्जी है वो ईपी, नीचे पावर कितनी है 25 और फिर मुझे क्या चाहिए फोटोन की एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं निकालूं पहले फोटोन की एनर्जी कितनी आती है, कहाँ निकाल लें, इधर रफ में निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी hc/λ, ये क्यों उसकी होगी, लैम्डा गिवन है। h क्या होता है 6.6 10⁻³ और लैम्डा कितना है 100 और माइनस का 10। ठीक है, ये आएगा 66/10, ये कटेगा 100 पे, 10 पहले से है तो कितना आ गया, ये 1000 आ गया। कितना आ गया 1000। और ये क्या आएगा 3 और 10 की पावर क्या आएंगी, ये 3 है, ये -10 तो कितना हो गया -7, ऊपर गया +7 8 और 7 कितना हो गया 15, ये है -34 +15 कितना -19 और ये किस में आ गया, ये जूल में आ गया। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आ गई, जूल में इतनी आ गई। ये एनर्जी यहाँ पे यूज कर ली, तो पावर कितनी है, पावर है 25 और एनर्जी कितनी है 3 10⁻⁻19 और ये आएगा 25/3 और 10⁻+19। ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड हमें मिलते हैं। ठीक है, बट अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा, मतलब बोल रहा है व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज्यूमिंग 3% एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितनी एफिशिएंसी है 3%, मतलब जो फोटोन आए और जो फोटोन मिले दूसरी प्लेट पे उसकी एफिशिएंसी 3% है, इतनी होती है प्रैक्टिकली। हमने समझाने के लिए तो 100 यूज की, बट एक्चुअल में इतनी होती है 3% 5% इतना ही मिलता है बस, 3% एफिशिएंसी है। तो ये तो फोटॉन्स हैं, मुझे करंट निकालने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, अगर मैं यहां से निकालूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, वो क्या आएंगे 3% ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, यही होगा, यही होगा ना। जो फोटोन निकले और जो कलेक्ट हुए इलेक्ट्रॉन उसमें सिर्फ 3% एफिशिएंसी है, तो जो भी फोटोन आए उसका 3% हमें मिल रहा है। तो क्या आएगा 3%, ये आएगा 3/100 ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने हैं वो 25/3 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ 3 से 3 कैंसिल,
ये आएगा 25 और 10 की पावर 2 पावर कट गई तो कितना आ गया 17। इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, पर मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट कैसे निकालोगे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो करंट होती है वो होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, चार्ज को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम। ये एन अपॉन टी क्या है, एन अपॉन टी का मतलब क्या हो गया, एन अपॉन टी का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, वो हमने यहां निकाल ली ऑलरेडी। और ई क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो इस एन बाई टी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड और मल्टीप्लाई बाय ई। कितने इलेक्ट्रॉन है 25, 10 की पावर 17 और ई कितना है 1.6 और -19। ठीक है, 16 से करो मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80, 0 8, 16 दूनी 32 और 8 40। एक डेसिमल है, डेसिमल यहाँ लग गया। और 10 की पावर क्या है -2, ये दो आगे ले गए तो 0.4। सब कुछ चल रहा है एसआई यूनिट में, तो आंसर क्या आएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो अभी के 3 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ साथ क्या हुआ, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर वहां से हमने करंट जो है वो भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो जो पीछे क्वेश्चन किया है वो भी बोर्ड का है, जो ये किया है ये भी बोर्ड का है। ठीक है, जितना मतलब अभी तक आया है पिछले 10-15 साल में वो हमने सब हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। और हमने काफ़ी हद तक कर भी लिया, मतलब ऑलमोस्ट खत्म है टॉपिक भी। एक क्लास और लगेगी हमें थ्योरी कंप्लीट कराने में इस चैप्टर की। ठीक है, पलट दें इसको, आसान सा है कि पहले क्या निकाले, नंबर ऑफ फोटोन निकाले। जब उसने एफिशिएंसी बोली तो मैंने वहां से पहले निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम का यूज करके हमने क्या निकाल ली, वहां से करंट फाइंड कर लिया। ठीक है, ओके। इसके बाद ये अब डीआईवाई क्वेश्चन है, देखना पढ़ के हो सकता है। ये क्वेश्चन तो मैं स्किप कर सकता हूं, देखो। एट व्हाट रेट का मतलब क्या हो गया, वही हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, हो जाएगा नहीं तो डायरेक्ट है, मैंने जान के आंसर दिया इसका ताकि आप अटेम्प्ट कर लो, वेरीफाई कर लेना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, है ना, तो ये तो हम हटा देंगे स्लाइड से, ये ध्यान रखना हटाना है ये। ठीक है, ये हटानी है स्लाइड। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, देखने में लेंथ बड़ा सा है पर है आसान सा, हमने सब पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, हमें बस आंसर करना है। अब इस क्वेश्चन में कहते हैं दो ग्राफ हैं, किसके बीच में ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। हमें 3 ग्राफ पढ़े हैं, एक था स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक ग्राफ था स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस मतलब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और एक ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ है। तो ग्राफ पढ़ते आपके दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए, इसका इंटरसेप्ट क्या देगा, इसका स्लोप क्या देगा, वो आपको पता होना चाहिए। वो एक आध तो पूछ ही लेगा आपसे हमेशा ही जब भी ग्राफ आएगा। तो दो प्लेट हैं पी और क्यू, और पहला पार्ट है विच मेटल आउट ऑफ पी एंड क्यू हैज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। तो आसान क्वेश्चन है, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। देखो एक पॉइंट, ये पॉइंट क्या देता है, ये पॉइंट देता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है पी की, और ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी, क्यू की। किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आंसर में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्यू की ज्यादा है, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पी से। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, दोनों डायरेक्टली होते हैं। ठीक है, क्यों, वर्क फंक्शन इज गिवन बाय एच न्यू नॉट। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया।
कि जो वर्क फंक्शन है वो Q का ज्यादा होगा P से। किसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी? यहाँ पे किसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी? P की। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है अच्छा दोनों पूछा है, वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है ये भी। एंड जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या आएगी? ज्यादा आएगी। दोनों पूछे आपसे डायग्राम के बेस पे। सेकंड पार्ट पूछ रहा है आपसे व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन डिपिक्ट। तो डायरेक्ट याद होगा, याद है वी नोट को जब मैंने लिखा था तो आया था h बाई ई न्यू माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। ये वैल्यू क्या देती है हमें? स्लोप। तो स्लोप कितना आता है इसका डायरेक्टली? h बाई ई। ठीक है, थ्योरी में हमने पढ़ा था ये। और थर्ड पार्ट हमने आज सीखा है एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेटल गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन हैविंग लार्जर काइनेटिक एनर्जी। बताओ, लार्ज काइनेटिक एनर्जी के लिए वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लिख गलत दिया, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए मतलब अगर वर्क फंक्शन अगर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें काइनेटिक एनर्जी को लार्ज करना है। तो इम्प्लाइज वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो क्या आएगा? मेटल पी। मेटल पी विल गिव अ इलेक्ट्रॉन ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में इसने मिक्स कर दिया सब। आपको तीन चार चीजें पता होंगी तब आप ये तीनों पार्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। ये तो है ही इंपॉर्टेंट, स्लोप मतलब वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी और वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ, तीनों हैं इंपॉर्टेंट, आपको आने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये ग्राफ हमने अभी प्री बोर्ड में दिया था एक ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बस वहां पे हमने बनाने के लिए दिया था इस गिवन कंडीशन से। हाँ, तुम्हें डिड्यूस करना है। देखो अगर मैं नहीं पढ़ा भी क्वेश्चन क्या है, मैं सिर्फ ग्राफ के बेसिस पे आंसर करना चाहता हूं कुछ। सिर्फ ग्राफ को देखो और बताओ I1 I2 I3 में क्या रिलेशन है। हम्म, क्या तीनों इंटेंसिटी बराबर है? नहीं। तो ऊपर होता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। तो I1 बड़ा है I2 से और वो बड़ा है किससे? I3 से। एक चीज पता लग रही है। फिर जब मैं यहाँ पे इधर आ रहा हूं तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? एक पॉइंट ये है जो कॉमन है और एक पॉइंट ये है। जब कॉमन पॉइंट आता है उसका क्या मतलब है? अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कब सेम होता है? जब काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। वो कब सेम होती है? जब फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो मतलब ए और बी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। बट क्या सी की फ्रीक्वेंसी भी सेम है? नहीं, सी की फ्रीक्वेंसी बढ़ी थी, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और इसीलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, इतना है। ये मुझे ग्राफ से डिडक्शन मिल रही है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ग्राफ के अंदर। इस ग्राफ से मैं सिर्फ दो चीज बता सकता हूं कि इंटेंसिटी अलग अलग है, किसकी कम है किसकी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सेम है किसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। अब ए बी सी में बोले कि एक फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, एक न्यू 2, एक न्यू 3, तीनों में क्या रिलेशन आएगा? मान लो ये न्यू 1 है, ये न्यू 2, ये न्यू 3, लेट्स से क्या रिलेशन आएगा? हाँ, मान लिया मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया और मैं बोलूं कि ये न्यू 1 है, ये न्यू 2 और ये न्यू 3, तीनों फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन आएगा? न्यू 1 क्या होगा? बड़ा होगा। और ये दोनों इक्वल भी हैं, उससे छोटे भी हैं। तो न्यू 1 इज मोर देन न्यू 2 और विच इज इक्वल टू न्यू 3। समझ में आ रहा है? अब पढ़ो क्वेश्चन, देखो कुछ और इसके अलावा है ही नहीं। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा?
टू कर्व फॉर विच इंसिडेंट्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, ना फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो क्या सेम होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका सेम है, ए और बी का, बस खत्म। आंसर क्या आएगा, ए एंड बी। क्या आंसर आएगा, ए एंड बी के लिए इंटेंसिटी जो है वो क्या है, डिफरेंट है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो इंप्लाइज जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जो हमने दिया एक क्वेश्चन दिया उसका उल्टा क्वेश्चन दिया था कि आपको ये दे दिया कि ए बी सी है, बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम है, ए की फ्रीक्वेंसी बी सी से ज्यादा है, ठीक है, और तीनों की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है, तो उसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा आएगा। अगर अब इसी क्वेश्चन में होता कि तीनों की इंटेंसिटी सेम है तो ग्राफ में क्या चेंज आता, अगर I1 I2 I3 सेम है तो क्या चेंज आता, हाँ, अगर इसमें बोलता कि तीनों की इंटेंसिटी भी सेम है और दो की फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो क्या होता, क्या तीन ग्राफ बनते, नहीं, दो बनते। कि अगर आपने ये भी सेम कर दिया तो ये पूरा ग्राफ इसी के अंदर मर्ज हो जाता और फिर ये जो पार्ट था वो अलग बनता। जो दो अलग अलग हुए थे वो हुए थे इंटेंसिटी अलग होने की वजह से, और हमने वो भी सेम कर दी, तो फिर तो दो तीन क्या बनते, दो ही ग्राफ बनते, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। एक क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है आज ये। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज वी फॉर टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल। दो अलग मटेरियल है, दो अलग मटेरियल होने का मतलब है उनका वर्क फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो तुम ग्राफ में देख के बता सकते हो कौन कौन से मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं। अगर दो मटेरियल अलग अलग हैं तो कौन से मटेरियल अलग हो सकते हैं, मटेरियल अलग होंगे तो वर्क फंक्शन अलग होगा, ठीक है, क्या होगा, वर्क फंक्शन अलग आएगा उनका, ठीक है। चलो अभी इसको सोचते हैं, और क्या लिखा हुआ है, फॉर टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी, दो अलग अलग इंटेंसिटी पे हैं, क्या है, मटेरियल भी अलग है और इंटेंसिटी क्या है, वो भी, दो इंटेंसिटी और दो मटेरियल। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसके अंदर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कर्व, पेयर नहीं पेयर्स लिखा हुआ है तो एक से ज्यादा पेयर होंगे, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आया था तो उसमें लैंग्वेज के चक्कर में बच्चे कंप्लीट आंसर ही नहीं लिख पाए। क्वेश्चन बोला आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कर्व दैट कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, बट सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी सेम है लेकिन मटेरियल अलग अलग है। देखो मटेरियल अलग होगा तो वर्क फंक्शन अलग आएगा, वर्क फंक्शन अलग आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, अलग आएगी। तो बताओ इसमें किस किस की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो मतलब 1 और 2 के लिए ये V सेम है, ठीक है, ऐसे ही 3 और 4 के लिए ये सेम है, तो ये दोनों सेम मटेरियल है, और 3 और 4 भी क्या है, सेम मटेरियल है। हमें क्या चाहिए, डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल क्या चाहिए, ये सेम मटेरियल है और ये सेम मटेरियल है, हमें चाहिए डिफरेंट मटेरियल बट सेम इंटेंसिटी। अब जब इंटेंसिटी सेम है तो क्या सेम होगा, अगर इंटेंसिटी सेम है, क्वेश्चन बोल रहा है इंटेंसिटी सेम है, तो इंटेंसिटी सेम होने से क्या सेम होगा, जो करंट है सैचुरेशन करंट वो सेम होगी, ठीक है। इंटेंसिटी अलग करने से, अलग सेम होने से क्या सेम हो गया, करंट सेम हो गया। तो बताओ किस किस की करंट सेम है यहाँ पे, तो एक आंसर क्या आएगा, 1 3। अब देखो 1 और 3 के लिए देखो इंटेंसिटी सेम है लेकिन दोनों के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग है, क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट मटेरियल के थे।
तो मटेरियल अलग होने के बाद भी वो इंटेंसिटी क्या दे रहे हैं, मतलब करंट क्या दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं। क्यों? इंटेंसिटी सेम है। और एक पेयर ये हो गया, और N2 N4। तो आंसर में सिर्फ लिखना था 1324, बस आइडेंटिफाई करना ही है। और यही नहीं होता कि 1 और 3 के लिए इंटेंसिटी सेम है, 2 और 4 के लिए जो इंटेंसिटी है वो भी क्या है, सेम है। इंटेंसिटी सेम है लेकिन दोनों अलग अलग जाके मिल रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों की अलग अलग आ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग था। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने एक पोर्शन और खत्म कर लिया है। अब हमारा ये जो टॉपिक है, ये वाला पार्ट ये खत्म होता है। ठीक है, हमें एक क्लास ये 1-1.25 घंटे की, उसमें हम डिस्कस करेंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ठीक है, वो बचा है हमारा बस इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे सारा ये। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।